हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल फीबा फ्रॉम राजीव एमफी में स्वागत करता हूँ। आज हम इसमें मध्यकालीन इतिहास पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसमें फिर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इससे पहले पार्ट 2 1 और 2 ख़त्म कर चुके हैं और आज इसमें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का ये कार्यकाल जो था कितना था, 1206 से 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत में जितने वंश थे वो कौन कौन से वंश थे? एक था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो 1206 से 90 तक था और खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो 1290 से 1320 था। तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो 1320 से 1414 तक था। फैयद वंश का 1414 से 1450 तक। लोदी वंश का 1451 और से 1526 तक था। इसके ये दिल्ली सल्तनत का इसके ये वंश को याद करने की एक ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, फैयद सांस लो और लोदी वंश से मतलब लो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें से दिल्ली सल्तनत में ये वंश हो गए। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में। तो अब गुलाम वंश में कौन कौन से शासक थे? तो सबसे पहले गुलाम वंश जो ये गुलाम जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, महमूद शाह, नसरुद्दीन शाह महमूद और गयासुद्दीन बलबन और कैकुबाद। इनमें से जो ये ग्रीन कलर के हैं ये सभी क्या थे? ये गुलाम थे। और इसमें से ये जो मतलब टोटल इसमें से सभी नहीं पढ़ने हैं। टोटल इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से 7 पढ़ने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1210 था। आराम शाह ये फिर 6 महीने के लिए इसने शासन किया। इल्तुतमिश 1210 से 1236 और रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसने 1236 में थोड़े दिन किया होगा। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक, बहराम शाह 1240 से 42, महमूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 और गयासुद्दीन बलबन ने 1267 से 87 तक और कैकुबाद ने 1287 लास्ट 1290 तक। अब इसमें पढ़ेंगे हम, एक लास्ट में ये छूट गया। इसमें कैकुबाद के बाद में ये एक और भी था कुमर शाह, ये 1290, ये थोड़ा दिन रहा। इसमें जो ये ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए थे ये जो 1 2 3 ये क्या थे? ये गुलाम थे। और ये जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं जो पढ़ने हैं वो फिक्स हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, इनके बारे में ही पढ़ना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में ये मतलब इन्होंने कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने मतलब इसमें कुछ वाक्य दिए या बताया कि जो इतिहासकार प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को मामलूक वंश कहा। मामलूक के मतलब था गुलाम अथवा गुलाम के वंश। ये सभी जो थे वे गुलाम ही थे और इसका औपचारिक नाम क्या है? मामलूक वंश है। इसको मतलब गुलाम वंश नहीं है, इसका औपचारिक जो नाम है यही गुलाम वंश को मामलूक वंश भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें से पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसकी राजधानी क्या? लाहौर थी। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, यानी कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इसका अर्थ है, ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। दिल्ली सल्तनत का वह गुलाम वंश, इसे दिल्ली सल्तनत व गुलाम वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इसकी उपाधियाँ इसको बोलते थे कुरान ख्वाह। कुरान ख्वाह का मतलब होता है कुनार रटा होने के कारण, इसको कुनार रटा हुआ था इसलिए इसको क्या बोलते थे? कुरान ख्वाह बोलते थे। और बोलते थे इसको सिपा सलार भी इसको बोलते थे। नेक्स्ट, इसको बोलते थे लाख बख्श जो लाखों रुपए दान करने के कारण इसको क्या बोलते थे? लाख बख्श भी बोलते हैं, यानी कुतुबुद्दीन को क्या बोलते हैं? लाख बख्श भी बोलते हैं। पील बख्श भी बोलते थे। पील बख्श का हाथियों का दान करने वाला, जो हाथियों का दान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पील बख्श। तो इतनी ये सारी क्या थी? इसकी उपाधियाँ थी। इसने बहुत सारी इमारतें भी बनवाई। तो इमारतों में था ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये क्या था? ये दिल्ली में है और ये संभवतः हमारी भारत की क्या है? पहली मस्जिद है। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जो कहाँ है? अजमेर में है। और इसने क्या किया था? इसको ये जो जो झोपड़ा बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनवाया था। और कुतुब मीनार जो ये सबको पता है कहाँ है? ये दिल्ली में है। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार हमारी इस तरीके से दिल्ली में बनी हुई है। इसमें क्या इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। उसके बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में बनवाया था। किसके याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने क्या कराया? मरम्मत कराया। इसके कुछ विद्वान भी थे इसके दरबार में। तो एक विद्वान था ताल उल माफिर के लेखक, उनका नाम था हाफिज निजाम। ये थे इसके क्या थे? विद्वान थे।
फिर एक के थे फक्र मुदबिर, ये प्रथम मुस्लिम था राजनीतिक विचार वाला, राजनीतिक विचारिक जो था प्रथम मुस्लिम था। इसके बाद में इसकी मृत्यु, तो मृत्यु इसकी 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया। यानी एक खेल होता है चौगान जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, तो वो इसे क्या किया, ये मतलब उससे गिरा और गिरने के बाद में इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो इसकी राजधानी लाहौर में थी और ये जो मरा भी वो मकबरा इसका कहाँ बना, वो भी कहाँ बना, लाहौर में। तो ये इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म। उसके बाद में इल्तुतमिश का कार्यकाल पहले भी पढ़ चुके हैं, 1210 से 1236। इसकी भी कुछ उपाधियाँ थी, उसमें से उपाधियों में इसको क्या बोलते थे, इल्तुतमिश बोलते गुलामों का गुलाम, और ऐबक का गुलाम और बाद में दामाद बन गया। ये ऐबक का गुलाम था, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का ये गुलाम था और उसके बाद में क्या किया, उसका दामाद बन गया। इसके बाद में इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को कभी कहते हैं, लेकिन अगर वास्तविक पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, इल्तुतमिश को लगाएंगे। इसे भारत में मकबरा निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसने मतलब मकबरा जो बनवाया है उसे क्यों इसे कहा जाता है, इसने अपने पुत्र नफरुद्दीन के लिए एक मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मकबरों, इसे भारत का मकबरा निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद में मकबरा ये है कहाँ, ये जो मतलब सुल्तानगढ़ी का मकबरा है कहाँ, ये दिल्ली में है। सुल्तान ये शहीद, ये क्या है, वाली इसकी ये उपाधि थी, तो इसको सुल्तान ये शहीद भी बोलते हैं, भाग्यशाली सुल्तान, सुल्तान ए आजम, इसको सुल्तान ए आजम भी बोलते थे। फिर इसके देख लेते हैं कार्य, इसने मतलब कार्य कौन कौन से किए। राजधानी को लाहौर, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, तो इसने लाहौर से क्या किया, दिल्ली स्थानांतरित किया, मतलब लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। फिर उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, अपने राज्य को इक्ताओं के मतलब उस समय जो था वो जिला था, जिलाओं में बांटा, मतलब सभी जिलों में इस तरीके से उसने अपने राज्य को जिलों में बांट दिया। इक़्तिदार की नियुक्ति, और मतलब जैसे जिले में जिलाधिकारी होता है, ऐसे इक़्तिदारों मतलब जो जिले में इक्ताओं में इक़्तिदारों को नियुक्त किया। पहला तुर्क शासन जिसने दो आब को समझाया, दो आब के मतलब होता है दो नदी के बीच के स्थान, मतलब ये जैसे दो नदियाँ हैं इसके बीच के जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, दो आब में 2000 इक़्तिदारों का गठन किया। इसने कितने इक़्तिदारों का गठन किया, 2000 इक़्तिदारों का गठन किया। नेक्स्ट, पहला सुल्तान जिसने केंद्रीय सेना की संकल्पना की, केंद्रीय सेना की संकल्पना करने वाला कौन था, इल्तुतमिश। इसने बेहतर प्रशासन हेतु 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे दल चारिफा कहा जाता था, जिसे तुकनी के चिलगाह भी कहा जाता, चिहलगान भी कहते थे उसको। इसमें 40 सरदारों का एक दल बनाया था उसे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने प्रशासनिक संरचनाओं की नींव रखी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने क्या रखा, प्रशासनिक सेवा संरचनाओं की नींव रखी। इसने फारसी परंपरा का अनुकरण किया करते हुए अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद में इसकी मुद्रा व्यवस्था, तो मुद्रा विशेषज्ञ इसे मानते हैं किसको, इल्तुतमिश को इसको। इसके बाद में इसने सिल्वर सिक्का का चलाया, उसको क्या बोलते थे, टंका। कांपर सिक्का, उसको क्या बोलते थे, जीतल। अरेबियन सिक्का भी चलाया, प्रथम राजा जो था जिसने क्या थे, अरेबियन सिक्के भी चलाए। सिक्कों पर उफेर का नाम जहाँ उसे ढाला जाता था, मतलब जहाँ ये बनाया जाता ढाला जाता था उसको पे क्या किया जाता, सिक्कों पे उफेर का नाम भी लिखा जाता था। नेक्स्ट, अब इल्तुतमिश की कुछ समस्याएं भी थी, जैसे राजाओं जो शासक थे उनकी कुछ समस्याएं थी, तो उसमें से समस्या थी गोरी का गुलाम था, उसका नाम था कुबाचा। वो गिरफ्तार हुआ और बदायूं में क्या थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। एक था एल्दौज, ये 2 बार पराजित हुआ और सिंधु नदी में कूद कर इसने क्या कर ली, इसने आत्महत्या कर ली। तो ये तो मतलब इसकी समस्याएं थी, गोरी के गुलाम कुबाचा और एल्दौज। उसके बाद में मंगोल आक्रमण भी समस्या थी। इसने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से इनकार करके राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया था। अगर मतलब शरण देता तो नहीं बचता, लेकिन जब मतलब इनकार ही कर दिया तो इसने क्या किया, मंगोल आक्रमण से बचा लिया। उसके बाद में था अवध में पृथु का विद्रोह, ये बलपूर्वक इसने क्या किया था, इसका दमन किया था। नेक्स्ट, और इसने क्या था, इसने 1,20,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी। कहाँ, कब करवाई थी इसमें, ये अवध में पृथु का विद्रोह बलपूर्वक दमन किया, और उसी के बाद में क्या किया इसने, 1,20,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी। इसके बाद में इसमें कुछ अभियान भी है, तो अभियान में पहला अभियान था इसका रणथंभौर अभियान। इससे पहले 17 बार आक्रमण किया गया और सभी असफल रहे।
और ये 1232 में ग्वालियर विजय, रजिया का नाम अपने फिक्कों पर, मतलब ये जब विजय की थी 1232 में ग्वालियर विजय, तो इसने क्या था, रजिया का नाम अपने फिक्कों पर लिखवाया। 1236 में उत्तरी पश्चिम जो सीमांत प्रांत में बमियात पर आक्रमण किया था इसने, और इसका अंतिम अभियान था, और यही क्या था इसका जो ये जो बमियात पर आक्रमण किया इसका क्या था, अंतिम अभियान था। नेक्स्ट ये इसका ख़त्म हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।